हम तंत्र की रहस्यमयी दुनिया, पावर के साथ उसके कनेक्शन और भारत के आध्यात्मिक भविष्य को लेकर कुछ बहुत ही साहसिक भविष्यवाणियों पर एक गहरी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और इन सोर्सेस की जो रेंज है वो भी बहुत बड़ी है। एक तरफ तो पुराने शास्त्र हैं और दूसरी तरफ हाल ही में जो एप्स्टीन फाइल्स का मामला उठा था उसका भी जिक्र है। हाँ, और पहली नजर में ये कनेक्शन बहुत ही अजीब लगता है। तो आज हमारी इस चर्चा का मकसद साफ है ना? हम ये समझना चाहते कि तंत्र असल में है क्या, इन काला जादू वाली कहानियों से परे। और ये पुरानी प्रथाएं आज भी खासकर पावरफुल लोगों के बीच इतनी असरदार क्यों हैं? और सबसे बड़ी बात, इन सब के आधार पर हिंदू समाज का भविष्य क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी गलतफहमी से ही शुरू करते हैं। जैसे ही कोई तंत्र शब्द सुनता है, दिमाग में तुरंत वो काला जादू, वशीकरण या रातों रात अमीर बनाने वाले टोटके आ जाते हैं। लेकिन ये सोर्सेस कहते हैं कि ये पूरी सूरत का बस एक छोटा सा धुंधला सा कोना है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलती है और इसका एक कारण भी है। सोर्सेज ये समझाते हैं कि लोग जिस चीज की तरफ आकर्षित होते हैं ना, वो है प्रयोग, मतलब उसका एप्लीकेशन वाला हिस्सा। अच्छा, मतलब सिर्फ रिजल्ट्स। बिल्कुल। उन्हें बस नतीजा चाहिए, लेकिन तंत्र असल में एक पूरा आध्यात्मिक सिस्टम है। एक, आप कह सकती हैं कि स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी की तरह। इसका एक पूरा ढांचा है। ढांचा मतलब इसमें गुरु शिष्य का रिश्ता है, दीक्षा यानी इनिशिएशन है, और देवता के स्वरूप को समझना जैसे जरूरी कदम शामिल हैं। ये जो जादू वाला हिस्सा है ना, ये तो बस उस टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा आउटपुट है। ये ऐसा है जैसे आप पूरे बगीचे को नजरअंदाज करके सिर्फ किनारे की कुछ झाड़ियों पर ध्यान दे रहे हो। तो ये सिर्फ जादुई नतीजों का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक पूरा आध्यात्मिक रास्ता है। हाँ बिल्कुल, एक पूरा मार्ग है। अच्छा, तो यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। सोर्सेज इसे सीधे पावर के सबसे ऊंचे गलियारों से जोड़ते हैं, यहाँ तक कि एप्स्टीन फाइल्स का भी जिक्र आता है। अब ये एक चौंकाने वाला कनेक्शन है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। इसे समझने के लिए सोर्सेज एक 3 स्तरीय ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। एक है हमारा भौतिक जगत, मतलब ये फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है। दूसरा है सूक्ष्म जगत, एस्ट्रल वर्ल्ड। और तीसरा है आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ज्यादातर धर्म हमें सीधे आध्यात्मिक जगत से जुड़ने की बात करते हैं, लेकिन ये जो बीच का सूक्ष्म जगत है ना, ये एक तरह का ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया मतलब यहाँ हर तरह की शक्तियां या एंटिटीज मौजूद हैं, छोटे मोटे देवताओं से लेकर भूत प्रेत, यक्ष पिशाच जैसी निचली शक्तियां भी। अब जो पावरफुल एलीट क्लास है, चाहे वो राजनीति में हो, बिजनेस में या एंटरटेनमेंट में, भारत हो या पश्चिम, वो अक्सर भगवान से नहीं बल्कि इन निचली सूक्ष्म शक्तियों से डील करते हैं। लेकिन क्यों? उन्हें इससे मिलता क्या है? तुरंत नतीजे। अच्छा। पावर, पैसा, प्रभाव, ये एक सीधा लेन देन का सौदा है। एक तरह का ट्रांजैक्शन कि मैं तुम्हारे लिए ये अनुष्ठान करूंगा, तुम मुझे दुनिया में सफलता दो। तो एप्स्टीन फाइल्स का इससे क्या लेना देना? सोर्सेज यही इशारा करते हैं कि वहां जो गुप्त अनुष्ठान होते थे, वे शायद किसी को गायब करने वाले जादू के लिए नहीं थे। वो थे मनोवैज्ञानिक कंट्रोल और ऐसी सीक्रेट सोसाइटियां बनाने के लिए जो साझे गुनाहों से बंधी हों। ये पुराने सिद्धांत का एक मॉडर्न एप्लीकेशन है। अरे वाह! तो ये दावा किया जा रहा है कि भारत में लगभग कोई भी पावरफुल व्यक्ति अपनी पोजीशन बचाने के लिए किसी ना किसी रूप में तंत्र का इस्तेमाल करने से बचता नहीं है। क्या ये सच में इतना फैला हुआ है? इन लेखों के अनुसार दावा तो यही है। ये बहुत बड़ा और अविश्वसनीय लगता है, लेकिन वो यही कहते हैं, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शक्ति और पैसा हासिल कर लेता है तो उसका पूरा ध्यान उसे बचाने में लग जाता है ना। हाँ, ये को है, एक डर तो रहता ही है। बिल्कुल, उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई उसकी जगह ना ले ले। इसी असुरक्षा के कारण वे इन शक्तियों का सहारा लेते हैं। ये एक लगातार चलने वाला चक्र बन जाता है, जहां एक पक्ष दूसरे पर प्रयोग करता है और दूसरा पक्ष उसका जवाब देता है। एक तरह की ऑकल्ट आर्म्स रेस है जो पर्दे के पीछे चलती रहती है। ये तो हुई एलीट क्लास की बात, लेकिन एक आम इंसान का क्या? जब वो किसी मंदिर में एक सच्ची आस्था लेकर जाता है, तो उसके लिए तंत्र की ये दुनिया कैसी दिखती है? सोर्सेज यहाँ एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, बहुत निराशाजनक, खासकर उत्तर भारत के मंदिरों की। सोर्सेज में कई ज्वलंत उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे गर्भगृह में बैठे पुजारी इसे एक बाजार बना देते हैं। जैसे एक सोर्स में एक भक्त का अनुभव बताया गया है। वो बस शांति से मूर्ति के आगे बैठना चाहता था, लेकिन पुजारी बार बार दान पेटी की तरफ इशारा करके कह रहा था, भगवान सब देख रहे हैं, आपका दान भी देखेंगे। ओ,
तो वो भक्त बेचारा उसे लगा कि वो किसी पवित्र स्थान पर नहीं बल्कि एक दुकान में खड़ा है। और इसकी तुलना दक्षिण भारत के कई मंदिरों के अनुशासन से भी की गई है, जहां नियम सभी के लिए सख्त हैं, वीआईपी के लिए भी। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है ना। असल में जो पूजा पाठ और अनुष्ठान हो रहे हैं वो भी गलत तरीके से हो रहे हैं। बिल्कुल सही। सोर्सेज भैरव मंदिरों का उदाहरण देते हैं। मदिरा चढ़ाने की जो उचित तांत्रोक्त पद्धति है, उसमें शुद्धिकरण के कई अनुष्ठान शामिल हैं। और आज क्या हो रहा है? आज इसे अक्सर दुकान से खरीदकर सीधे चढ़ा दिया जाता है। इसका मतलब है कि देवता की ऊर्जा अपनी पूरी क्षमता के केवल एक छोटे से हिस्से तक ही सक्रिय होती है, शायद 1 से 20%। सिर्फ 1 से 20%? ये तो बहुत ही कम है। इसका मूल कारण क्या है? ये ज्ञान गया कहाँ? इसका कारण ऐतिहासिक है। उन पारंपरिक संस्थानों मतलब मठों का विनाश जो इस ज्ञान को संरक्षित रखते थे और सिखाते थे। जब वो मठ ही नहीं रहे तो ज्ञान की वो धारा ही टूट गई। तो फिर तस्वीर तो बहुत ही निराशाजनक है। ज्ञान खो चुका है, मंदिरों का व्यवसायीकरण हो गया है और सिस्टम टूटा हुआ लग रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर ये सोर्सेज अपना सबसे चौंकाने वाला और उल्टा तर्क देते हैं। अच्छा। उनका कहना है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पुरानी कठोर संरचनाएं ढह रही हैं और इसी वजह से किसी नई चीज के उगने की जगह बन रही है। ये जो सड़न है यही एक नई शुरुआत के लिए खाद का काम कर रही है। वाह! तो इस सारे भ्रष्टाचार और खोए हुए ज्ञान के बावजूद सोर्सेज एक साहसिक भविष्यवाणी करते हैं। हाँ, ऐसा ही है। और इसकी पहली झलक उनके अनुसार भैरव पूजा में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी है। इसे वे तंत्र के फिर से जागृत होने का संकेत मानते हैं और ये भारत में अगले 50-100 वर्षों के लिए एक व्यापक भविष्यवाणी भी करता है। तो भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? क्या बदलाव आने वाले हैं? 2 बहुत बड़े बदलावों की भविष्यवाणी की गई है। पहला, तंत्र मुख्य धारा में आएगा। मुख्य धारा में? ये कैसे हो सकता है जबकि इसकी इतनी नेगेटिव इमेज है? भविष्यवाणी यही है कि गलतफहमियां दूर होंगी और इसे कलयुग के लिए एक सबसे उपयुक्त आध्यात्मिक मार्ग के रूप में समझा जाएगा। और इसके लिए सोर्सेज एक बहुत ही दिलचस्प ज्योतिषीय तर्क देते हैं, भारत की स्वतंत्रता की कुंडली। अच्छा, हम जैसे लोगों के लिए जिन्हें ज्योतिष की ज्यादा जानकारी नहीं है, इसका क्या मतलब है? भारत की कुंडली में ऐसा क्या है? सोर्सेज बताते हैं कि भारत की स्वतंत्रता की कुंडली यानी लग्न यानी पहले घर में राहु बैठा है। ज्योतिष में राहु को जुनून, विदेशी चीजें, नियम तोड़ने वाला और रहस्यमयी चीजों का ग्रह माना जाता है। और तंत्र का? तंत्र का सबसे प्रमुख ग्रह राहु ही है। तो ज्योतिष के अनुसार भारत की कुंडली में ही ये लिखा है कि इस राष्ट्र की नियति में तंत्र का प्रभाव बढ़ना तय है, ये होना ही है। वाह, ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। और दूसरी बड़ी भविष्यवाणी क्या है? दूसरी भविष्यवाणी है जन्म आधारित कठोर जाति व्यवस्था का अंत। 1 मिनट, लेकिन ये तो असलियत के बिल्कुल उल्टा लगता है। आज तो जाति आधारित राजनीति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखती है। यही तो मुख्य तनाव है। सोर्सेस का तर्क है कि राजनीतिक और सामाजिक संरचनाएं लैगिंग इंडिकेटर्स होती हैं। मतलब बदलाव जमीन पर पहले होता है और ये संरचनाएं उसे सबसे बाद में स्वीकार करती हैं। जमीन पर बदलाव मतलब शहरी जीवन की हकीकत, ऑफिस, मेट्रो जैसी साझा जगहें, इन सब ने पुराने छुआछूत और शुद्धता के नियमों को लाखों लोगों के लिए पहले ही अव्यावहारिक बना दिया है ना? हाँ, ये बात तो सही है। करने वाले का वर्ण क्या है? राजनीति इसे जितना चाहे खींच सकती है, लेकिन सामाजिक नींव पहले ही खोखली हो चुकी है। तो धर्म का आधार बदल जाएगा? हाँ, धर्म का आधार अब जन्माधारित नियमों के बजाय सीधे देवता के प्रति भक्ति पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने तंत्र से जुड़ी गलतफहमियों से शुरुआत की, फिर वैश्विक अभिजात वर्ग के गुप्त अनुष्ठानों तक पहुंचे, मंदिरों में भ्रष्टाचार को देखा और अंत में भारत के आध्यात्मिक भविष्य की एक पूरी तरह से नई तस्वीर देखी। ये एक बहुत बड़ा दायरा है। और इसका सार यही है कि ये प्राचीन सिस्टम और ऊर्जाएं मरा हुआ इतिहास नहीं है। वे आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं, सत्ता के गलियारों से लेकर समाज के भविष्य तक। तो आगे का रास्ता क्या है? इन लेखों के अनुसार आगे का रास्ता खोई हुई प्रामाणिक प्रथाओं को फिर से खोजने और व्यक्तिवादी साधना के बजाय सामूहिक आध्यात्मिकता को अपनाने में है। कलयुग में अकेले की शक्ति से ज्यादा समूह की शक्ति का महत्व है। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाता है। ये सोर्सेज इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा सामूहिक कर्म किसी राष्ट्र की नियति को कैसे आकार देता है। अगर सामूहिक आध्यात्मिक अभ्यास उस नियति को बदलने की चाबी है, तो आज की दुनिया में वो अभ्यास कैसा दिखेगा, जो ऑनलाइन तो पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन शायद असल जिंदगी में उतनी ही ज्यादा व्यक्तिवादी भी है। बात एक सीधे से सवाल से करते हैं।
चलिए एक ऐसी दुनिया में झांकते हैं जो परछाइयों में काम करती है, जहां पावर और इन्फ्लुएंस सिर्फ दुनियावी तरीकों से नहीं बल्कि कुछ कुछ और ही तरीकों से हासिल करने की कोशिश की जाती है। अब देखिए, चाहे वेस्ट में एप्स्टीन फाइल्स का मामला हो या फिर भारत में पॉलिटिक्स और बिजनेस की दुनिया की अंदरूनी बातें, ये जो कनेक्शन है ना शक्ति और तंत्र मंत्र का, ये बार बार सामने आता है। ऐसा लगता है कि जो लोग पावर के एकदम टॉप पर हैं, उनके लिए सिर्फ दुनियावी ताकत ही काफी नहीं है, उन्हें एक ऐसी एज चाहिए जो आम लोगों की समझ से ही बाहर हो। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। आखिर ये जो पावरफुल लोग हैं, ये इन गुप्त रास्तों की तरफ खिंचे क्यों चले आते हैं? क्या वजह है इसके पीछे? अच्छा, इस पूरे खेल को समझने के लिए ना हमें अस्तित्व की 3 परतों को देखना होगा। सबसे पहले तो ये फिजिकल दुनिया है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। फिर सबसे ऊपर है आध्यात्मिक दुनिया, जो परम सत्य है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और दुनिया है, सूक्ष्म जगत, जिसे एस्ट्रल वर्ल्ड भी कहते हैं। और पता है, सारा खेल इसी बीच वाली दुनिया में होता है। तो ये लोग करते क्या है? देखिए, यहाँ बात किसी ऊंचे देवता की पूजा की नहीं हो रही है। नहीं, यहाँ बात हो रही है सूक्ष्म जगत की, कह सकते हैं निचली शक्तियों के साथ एक डील करने की। ये एक सीधा सा सौदा है, गिव एंड टेक। तुम मुझे पावर दो, मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगा। मकसद एकदम साफ है, पैसा, इन्फ्लुएंस, पावर। लेकिन एक बात तय है, इस रास्ते का अंत हमेशा हमेशा बुरा ही होता है। ये साधक को बर्बादी की तरफ ही ले जाता है। अब पावर पाने की ये जो खतरनाक दौड़ है ना, इससे अक्सर एक बहुत ही गहरे और पवित्र विज्ञान तंत्र के साथ जोड़ दिया जाता है। पर क्या ये दोनों एक ही चीज है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि आखिर तंत्र असल में है क्या और ये उन डार्क रिचुअल से कितना अलग है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो सनसनीखेज कहानियां हम सुनते हैं ना, काला जादू, टोना टोटका, वो तंत्र नहीं है। वो तो ऐसा है जैसे किसी खूबसूरत बगीचे के आसपास जंगली जहरीली झाड़ियां उगाई हों। असली तंत्र तो वो करीने से सजाया हुआ बगीचा है, जिसका एक मकसद है, एक पूरी प्रक्रिया है। असल में तंत्र शब्द का मतलब ही है सिस्टम या टेक्निक। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक प्रॉपर स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। सोचिए, एक पूरा सिस्टम जिसके अपने नियम हैं, एक प्रक्रिया है। इसमें एक गुरु होता है, एक शिष्य होता है और पूरी डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस की जाती है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ तब होती है जब लोग इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी पढ़ाई को बाईपास करके सीधे आखिरी स्टेप पर कूद जाते हैं, जिसे कहते हैं प्रयोग या एप्लीकेशन। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सीखे बिना ही सीधे एडवांस कोडिंग करने बैठ जाए। क्या होगा? सिस्टम क्रैश ही होगा, और कुछ नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये ज्ञान जो इतना सिस्टमैटिक और गहरा था, वो आखिर इतना बदनाम कैसे हो गया? कैसे इस महान परंपरा ने अपना रास्ता खो दिया? चलिए इसकी जड़ों को इतिहास में थोड़ा और गहराई से टटोलते हैं। और यहाँ एक बहुत बहुत चौंकाने वाला दावा सामने आता है। कहा जाता है कि भारत में कोई भी पावरफुल इंसान, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, बिजनेस में हो या फिल्म इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है जो तंत्र का इस्तेमाल नहीं करता। इसका मतलब ये है कि पावर के गलियारों में, पर्दे के पीछे तंत्र का जो एप्लीकेशन वाला हिस्सा है ना, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, भले ही कोई इसे सबके सामने माने या ना माने। तो ये पतन शुरू कैसे हुआ? देखिए, 13वीं सदी तक तो सब ठीक था। उत्तर भारत में भैरव पूजा जैसी तांत्रिक परंपराएं अपने चरम पर थीं। लेकिन फिर 13वीं सदी के बाद जब हमले हुए, तो तांत्रिक ज्ञान के जो बड़े बड़े सेंटर्स थे, जो मठ थे, उन्हें नष्ट कर दिया गया। और ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं थीं, ये ज्ञान की पूरी परंपरा के केंद्र थे, गुरु शिष्य की चेन थी। और जब वो चेन ही टूट गई, तो असली ज्ञान की जगह सुनी सुनाई बातों और लोकल जादू टोने ने ले ली। और ज्ञान के इस पतन का असर आज हम अपनी आंखों से अपने आध्यात्मिक केंद्रों में देखते हैं, है कि नहीं? जब मंदिरों में पूजा के लिए पैसों की मांग होने लगे, जब दर्शन के लिए वीआईपी लाइनें लग जाएं, जब पूजा पाठ सिर्फ एक खाना पूर्ति या शॉर्टकट बनकर रह जाए और आस्था एक लेन देन में बदल जाए, तो समझ लीजिए ये उसी आध्यात्मिक भ्रष्टाचार के संकेत हैं। लेकिन इस सारी गिरावट और भ्रष्टाचार की कहानी के बीच एक बहुत ही हैरान करने वाली भविष्यवाणी भी है। एक भविष्यवाणी एक बड़े आध्यात्मिक पुनरुत्थान की, एक नई सुबह की। तो आने वाले 50 से 100 सालों में क्या बदल सकता है? जरा इस पर नजर डालिए। भविष्यवाणियों के हिसाब से
तंत्र, जिसे आज डर की नज़र से देखा जाता है, वो मेन स्ट्रीम में लौटेगा, एक सिस्टमैटिक रास्ते के तौर पर। भैरव पूजा का फिर से एक बड़ा पुनरुत्थान होगा। और सबसे बड़ी बात, सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से अप्रासंगिक हो जाएगी, मतलब खत्म होने के कगार पर होगी। और पता है, इस भविष्यवाणी का आधार कहाँ छिपा है? ज्योतिष में। कहा जाता है कि भारत की जो 1947 की कुंडली है, उसके लग्न में ही राहु बैठा है, और ज्योतिष में राहु को तंत्र का सबसे बड़ा इंडिकेटर माना जाता है। मतलब एक तरह से इस देश की किस्मत इस प्राचीन विज्ञान के पुनरुत्थान के साथ जुड़ी हुई है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक परंपरा जो इतने लंबे समय से परछाइयों में थी, क्या वो सच में फिर से उभर कर हमारे भविष्य को एक नया आकार देने के लिए तैयार है? एक बात तो साफ है, इतिहास और आध्यात्म का पहिया हमेशा घूमता रहता है। जो कभी केंद्र में था, वो फिर से उस जगह आ सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये बदलाव हमारे भविष्य को कैसे आकार देगा और क्या हम इसके लिए तैयार हैं?